बाज लोग देखने में ठीक ठाक और नॉर्मल नजर आते हैं, लेकिन वो अंदर से दिमागी मरीज होते हैं, जिनको हम पागल कह सकते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता कि ये आदमी दिमागी मरीज है। पता चल भी जाए तो उनका इलाज कराना मुश्किल होता है, क्योंकि खुद मरीज अपने आप को दिमागी मरीज नहीं कहलवाना चाहता और ना ही इलाज करवाने के लिए तैयार होता है। दिमागी मरीज के लिए शक करना सबसे पहली बात है। बाज लोग इस हद तक शक की मिजाज होते हैं कि अगर उनकी शादी किसी लड़की से हो जाए तो उसका भी जीना हराम कर देते हैं। मेरे बाबा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बाबा ने शादी की पहली रात अपनी दुल्हन के दामन में फूल डालने की बजाय शक के अंगारे भर दिए। वो कहते थे कि सबूत दो कि तुम शादी से पहले किसी व्यक्ति से नहीं मिली। वो बेचारी क्या सबूत देती, बस रोती रह गई। फिर ये रोना उम्र भर का हो गया। बाबा ने इस बात पर मेरी माँ को रोज तंग करना शुरू कर दिया। ये झगड़ा जो पहली रात शुरू हुआ था कभी खत्म ना हो सका। इस कदर बढ़ता गया कि मेरी माँ सचमुच पागल हो गई और उनकी दिमागी हालत ठीक ना रही। बाबा ने फिर भी तरस नहीं किया, पागल को भी चैन नहीं लेने दिया। एक दिन माँ ने बहुत ही दिमागी हालत खराब होने की वजह से मेरी 2 महीने की छोटी बहन को एक वीरान कुएं में डाल दिया। वो खुद भी कुएं में छलांग लगाने वाली थी कि वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने देख लिया और दौड़कर उनको पकड़ लिया। वो आत्महत्या करने से तो बच गई, मगर लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि रामू की पत्नी तो पागल हो गई है। अब जब माँ घर से निकलती, गांव के बच्चे उनको पागल पागल कहकर छेड़ते। मोहल्ले वाले भी उनको कम अक्ल समझने लगे। इन दिनों में 4 साल की थी, पागल माँ की बाहों में सोती थी। जिस मासूम की माँ पागल और बाप शक्की हो, उसकी दिमागी हालत कैसे बदल सकती है। न कभी बाप का प्यार मिला और ना कभी माँ का। मुझे दादी ने अपनी बूढ़ी गोद में पाला और हम बहन भाई खुद एक पौधे की तरह पले बढ़े। हम बहन भाई एक दूसरे के लिए अजनबी ही रहे। वो धागे टूटे हुए होते हैं जो हमें छोड़कर प्यार की एक लड़ी में पिरो देते हैं। मैं 13 साल की थी कि दादी की मृत्यु हो गई और घर का सारा बोझ मेरे कांधों पर आ गया। हमारे मकान के 2 हिस्से थे। ऊपर का हिस्सा अक्सर खाली रहता था क्योंकि हम सब निचली मंजिल में रहते थे। मैं कभी कभार सफाई करने ऊपर जाती या सर्दियों में छत पर कपड़े सुखाने को रस्सी पर डाल आती। हम ध्यान से जीने का ताला लगाकर रखते थे कि किसी दिन माँ को दौरा पड़ गया तो वो कहीं छत से छलांग न लगा दे। ये सर्दियों के दिन थे। माँ सो रही थी। मैंने सवेरे ही कपड़े धो लिए और छत पर जाकर रस्सी पर डाल दिए। सूरज निकल गया था। हल्की हल्की धूप बहुत अच्छी लग रही थी। जी चाहा कि कुछ देर धूप में बैठ जाऊं, क्योंकि सर्दी लगने लगी थी। मैं छत पर पड़ी चारपाई पर बैठ गई। नरम गरम किरणों से बदन खुलने लगा। कुछ काम करने का सोचा कि नीचे जाऊं। माँ को हम रात को नींद की गोली दे देते थे ताकि वो गहरी नींद ले और सुकून से सो जाए। जैसे ही मैं चारपाई से उठकर जीने की तरफ चलने लगी तो बराबर वाली छत पर एक लड़के को खड़ा देखा। मैं हैरान हो गई क्योंकि ये मकान हमारे चाचा का था और जब से वो नए बंगले में शिफ्ट हुए थे ये खाली पड़ा हुआ था। हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? ये मकान तो हमारा है और खाली पड़ा है। हम आपके नए पड़ोसी हैं। आपके चाचा ने अपना ये मकान हमको किराए पर दे दिया है। वो मेरे बाबा के जानने वाले हैं। ये सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। सामने वाले का चेहरा इतना खूबसूरत था कि मेरी आंखें चुंधिया सी गई। बौखलाहट से दोबारा मेरे मुंह से यही शब्द निकल गया, ये आप कौन हैं? हम कश्मीरी हैं। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, आप लोग कब इस मकान में आए? हमें तो पता ही नहीं चला। वो बोला, आपको कैसे पता चलता? आप ऊपर आती ही कब हैं? मेरा कमरा ऊपर है, नीचे मेरे माँ बाबा रहते हैं। हमारे घर में छोटे बच्चे तो है नहीं जो शोर हो। अलबत्ता कभी कभी तुमको अपनी खिड़की से देखता हूँ। तुम खूबसूरत तो हो मगर बहुत उदास रहती हो। क्या बात है? कौन सा गम है जो तुमको खाता जा रहा है? उसका हालचाल पूछने का अंदाज ऐसा था कि जैसे कोई अपना हाल चाल पूछता है। ये सुनकर मेरा दिल भर आया और पहली ही मुलाकात में मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। अभी वो कुछ कहने ना पाया था कि आंगन में खड़के की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कि माँ उठ गई। तभी मैं जल्दी से नीचे उतर आई। मैं छत पर ललित से मिलने लगी। जब बाबा चले जाते और नाश्ते के बाद माँ कमरे में लेट जाती तो मैं उनको नींद की गोली पानी में घोलकर पिला देती और छत पर पहुंच जाती जहां ललित मेरा इंतजार करता रहता। मैं उसके कमरे के खिड़की की हल्की सी कुंडी बजाती और वो खिड़की खोल देता जो हमारी छत पर खुलती थी। चाचा ने लगवाई थी ताकि हम एक दूसरे के घर अंदर से आ जा सके। मैंने ललित को बता दिया था कि मेरे बाबा बहुत शक्की आदमी है और इनकी इस शक की बीमारी से मेरी अच्छी भली माँ को पागल कर दिया है।
इसलिए मैं उनसे बहुत डरती हूँ। 10 मिनट से ज्यादा मैं उसके साथ बात करने को छत पर नहीं रुकती थी, तो वो कहता कि तुम हिम्मत से काम लो, मैं किसी से नहीं डरता और तुम्हारी खातिर तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। अगर तुम्हारा बाप सीधी तरह न माना तो मैं तुमको सबके बीच से उठाकर ले जाऊंगा और अपनी दुल्हन बना लूंगा। तब मैं कहती, ऐसा काम करने की क्या जरूरत है, अपने बाबा से कहो, वो मेरे चाचा से रिश्ते की बात करे। बाबा अपने भाई की बात को कभी नहीं टालते। हमारा इज्जत से रिश्ता हो सकता है, तो भागने की क्या जरूरत है। इन मुलाकातों ने रंग लाना शुरू कर दिया, क्योंकि मोहब्बत भरी मुलाकातें कभी बेरंग नहीं रहती। मोहब्बत मासूम नहीं रही। तन्हाई के बाग में फूल खिलने लगे। ललित इस कदर मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला चुका था कि मैंने अपने तन की डोलती कशिश को जज्बात की धाराओं पर बेपरवाही से बहने के लिए छोड़ दिया। अब बाबा जब भी अपने काम को चक्कर लगाने जाते तो मैं ऊपर छत पर पहुंच जाती और दुनिया से बेखबर हो जाती। ऐसी लापरवाही का नतीजा ज्यादा देर छुपा हुआ नहीं रहता। मुझे यकीन था कि जब ललित को कहूंगी कि वो मेरे रिश्ते के लिए अपने बाबा से बात करे तो वो फौरन मेरा रिश्ता लेकर आ जाएगा और बदनामी का डर खुलने से पहले ही मैं दुल्हन बनकर उसके घर पहुंच जाऊंगी। मगर मेरा ख्याल गलत निकला। जब मैंने उसको अपने बाबा के जरिए मेरे चाचा से रिश्ते की बात करने को कहा तो वो टाल मटोल करने लगा। हालांकि बाबा मेरे रिश्ते के लिए फिक्रमंद थे, बल्कि वो चाहते थे कि पड़ोस से ललित ही का रिश्ता आ जाए तो वो मुझे उससे ही ब्याह देंगे, क्योंकि उसके बाबा से बाबा की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और वो उन लोगों को पसंद करने लगे थे। जब मैंने ललित को रो रो कर बताया कि अब तुम्हारा मुझसे शादी करना जरूरी हो गया है, तो उसने अपने दोस्त की मदद से सिंगापुर का वीजा लगवाया और यहाँ से फरार हो गया। मैं बदनामी की दहलीज पर अकेली रह गई। ऐसे में माँ ही एक हस्ती होती है जिसको बेटी अपना दुख बांटती है, मगर माँ तो खुद बेसुध थी। वो मेरी कैसे सुनती। बाप की दहशत से मैं अपने जिस्म को एक बड़ी सी चादर में छुपाए रखती थी। इस बात से डर लगता था कि किसी दिन वो मेरे गले पर छुरी फेर देंगे। फसल उठाने के दिन आ गए। बाबा को अब रात दिन अपने काम पर रहना पड़ता था। वो मेरी नानी को उनके गांव से ले आए। उनकी बहुत मिन्नत की कि मेरी बेटी अकेली है, जब तक मैं फसल समेटकर और बांटकर नहीं आ जाता तुम मेरे घर पर रहना। मेरा भाई इन दिनों शहर के कॉलेज में पढ़ता था और वही हॉस्टल में रहता था। इधर मुझ पर वो कड़ा वक्त आ गया जिसके आने से पहले ही मैं मरने की प्रार्थना मांगने लगी थी। मैंने अपनी नानी को सारी बात सच सच बता दी तो उन्होंने सर पकड़ लिया, मगर अब सर पकड़कर बैठ जाने से तो हल निकलने वाला नहीं था। ऊपर वाले ने इस औरत के दिल में रहम डाला और पूरी रात वो मेरे साथ जागती रही। बाबा को काम पर गए 2 महीने गुजर चुके थे और नानी एक दिन भी मुझे उनके जाने के बाद अकेली छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मैं उस सुबह की तकलीफ को बयां नहीं कर सकती। वो भयानक रात एक तूफान बल्कि कयामत की तरह गुजर गई। फिर दिन का उजाला फैलने लगा और मेरे मन में अंधेरा बढ़ने लगा। जैसे जैसे रात गुजरती जाती थी, खौफ के भूत प्रेत मेरा गला दबोचने को आगे बढ़ते थे। काश मैं इस वक्त को थाम सकती, मगर वक्त किसी के रोके से नहीं रुकता, आगे बढ़ता ही चला जाता है। यूं सुबह का उजाला चारों तरफ फैल गया। जब सूरज पूरी तरह निकल गया तो दरवाजे की कुंडी बजी। नानी ने सोचा बाबा आ गए हैं, उनको और तो कुछ समझ में नहीं आया। वो मुन्नी की गठड़ी को उठाकर छत पर ले गई जिसमें मेरी नन्ही सी जान लिपटी हुई थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस गठड़ी को नीचे पिछली गली में फेंक दिया। दरवाजा धड़ाधड़ बज रहा था। बाबा को गुस्सा आ रहा था। मैं बिस्तर में डरी हुई पड़ी थी और सांस भी नहीं ले सकती थी। माँ तो नींद की गोली खाए पड़ी थी। दरवाजे की आवाज बढ़ती जा रही थी तो नानी भी छत से दरवाजे पर आ पहुंची। बाबा बोले, कितनी देर से गेट बजा रहा हूं और वो पागल मनहूस कहाँ मर गई, दरवाजा नहीं खोल रही थी। नानी बोली, बेटा मैं वॉशरूम में थी और उसको बुखार आ गया है, वो चादर ओढ़े बेसुध पड़ी है। तुम भी तो 1 मिनट इंतजार नहीं करते, बस शोर मचा देते हो। मेरे शक्की बाप को न जाने उस वक्त क्यों शक न हुआ। वो थके हारे आए थे, सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए। उनको आए आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि पिछली गली में लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। भीड़ इकट्ठी हो गई और शोर बढ़ने लगा। पुलिस आ गई। वो गली के सभी घरों को चेक कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि इस मोहल्ले वाले क्यों अपने घर के सामने पापों की गठरी फेंकेंगे। हमें लगता है कि कोई किसी दूसरी जगह से आकर यहाँ ये गठरी फेंक गया है। पिछली गली के एक बूढ़े ने मंदिर से वापस घर आते हुए किसी चीज को हमारी छत से गिरते हुए देख लिया था। वो तो चुप रहा, मगर पुलिस ने तहकीकात में गली के सारे घरों को शामिल कर लिया और लेडी पुलिस की मदद ली। 2 पुलिस वाली हमारे घर भी आई। आंगन में ही नानी माँ ने उनको बैठा लिया
और मेरी माँ का जेवर जो अलमारी में रखा हुआ था उनको दे दिया। देखो, इस घर में मैं ही एक बुढ़िया हूँ और एक मेरी बेटी जो पागल है। ये सारा मोहल्ला जानता है, तुम ये जेवर लो और हमारी पागल बेटी को इस मामले में ना घसीटो। वो लेडी इंस्पेक्टर लालची थी। इतना जेवर देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अपनी साथ वाली लेडी पुलिस से कहा, चलो इस बुढ़िया को तंग ना करो, इसकी बेटी तो पागल है। बाबा कमरे में सो रहे थे। जब बाहर दोनों पुलिस वाली चली गई तो बाद में शोर सुनकर बाबा की आंख खुल गई। काफी सालों तक वो पागल पत्नी के कारण थाने के चक्कर लगाते रहे, जो पहले भी एक बच्चे को कुएं में गिरा चुकी थी। मुझे तो नानी अगले दिन अपने घर ले आई, मगर मेरे बाबा की इस कदर बदनामी हुई कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। गांव का मामला था, बिरादरी वाले उनके लिए अजाब बन गए। सारा इल्जाम मेरी पागल माँ पर आ गया। उनको कलंकनी कहा गया, मगर वो बेफिक्र मजे से गलियों की खाक छानती फिरती रही। सच है कि पागल का गम दूसरे खाते हैं, पागल किसी का गम नहीं करते। मगर नानी मेरे बाबा को कहती है कि तुझे मेरी इस बेजुबान लाचार बच्ची की आह लगेगी, जिसको तूने हर बच्चे के जन्म पर कसम खिला खिलाकर पागल किया। हाँ, बाबा ऐसा ही करते थे कि जब मेरी माँ किसी बच्चे को जन्म देती तो वो उनसे कसम खिलवाते थे कि सच बता, ये मेरी ही औलाद है ना। पुलिस ने भारी रिश्वत लेकर मामले को दबा दिया और मेरे बाबा की सारी जमा पूंजी रिश्वत देते देते खत्म हो चुकी थी। तो नानी ने मुझे बाबा के हवाले ना किया। मेरी शादी मामा ने अपने दोस्त के बेटे से करा दी। मुझे आज भी ललित की बेवफाई और उसके लगाए जख्म को सोच सोच कर बहुत दुख होता है। जब लोग कहते हैं कि ये इस कलंकनी पागल की करनी है तो मैं तड़पती रह जाती हूँ। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।